बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेपर सेकंड वेव एंड ऑसिलेशंस दोलन एवं तरंगे में इकाई प्रथम की व्याख्यानमाला में आप सभी छात्रों का स्वागत है। इकाई प्रथम के चतुर्थ अध्याय फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर या ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इस कंसेप्ट को समझा और फिर इसके सॉल्यूशंस भी निकाले थे। सॉल्यूशंस निकालने के बाद हमने रेजोनेंस कंसेप्ट को समझा और यह भी जानकारी की कि रेजोनेंस का जो कंसेप्ट है डैम्पिंग के साथ किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। जीरो डैम्पिंग, लो डैम्पिंग और हाई डैम्पिंग। उसी प्रकार से फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर के हमने तीन कैटेगरी में, तीन आवृत्ति क्षेत्रों में आयाम और कला संबंध को भी समझ लिया है। आज हम फोर्स ऑसिलेटर की एनर्जी निकाल रहे हैं और साथ ही एनर्जी रेजोनेंस को भी समझने का प्रयास करेंगे। कल के व्याख्यान में हमने वेलोसिटी रेजोनेंस समझा था, तो मूलतः अपने पाठ्यक्रम में दो तीन तरह की बात करनी है अपने को। रेजोनेंस समझा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस किया। इस सब कार्य को समझने के बाद हम लगभग पैरेलल थीम पर वेलोसिटी रेजोनेंस की बात कर सकते हैं, एनर्जी रेजोनेंस की बात कर सकते हैं, पावर रेजोनेंस की बात कर सकते हैं और फिर इसकी एप्लीकेशन के तौर पर हम एलसीआर सर्किट का भी अध्ययन कर सकते हैं। एलसीआर सर्किट जिसमें हम सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस पढ़ने वाले हैं, इसका एक सुंदर उदाहरण है। हम उस केस में वहाँ पर भी पुनः रेजोनेंस की बात करेंगे। आज हम सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोर्स ऑसिलेटर डिटरमाइन करेंगे। एनर्जी ऑफ फोर्स ऑसिलेटर डिटरमाइन करने के बाद एनर्जी रेजोनेंस पर भी विचार करेंगे। आप देखिएगा, हम जानते हैं जब कोई डैम्प ऑसिलेटर है और डैम्प ऑसिलेटर के जो एम्पलीट्यूड और एनर्जी हैं वो टाइम के रेस्पेक्ट में एक्सपोनेंशियल डिके हो रहे हैं, उस डिके को रोकने के लिए और उस एम्पलीट्यूड को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, जिसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 है, जिसका एम्पलीट्यूड कैपिटल F0 है, बाहर से लगा रहे हैं और उसकी जो समीकरण है हम उसको F = F0 sin ओमेगा t कह रहे हैं। इस कंसेप्ट को मैं आपको समझा चुका हूँ कि हम जब फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्टडी करेंगे तो हम पाएंगे कि उसमें जो आयाम का डिके हो रहा है एक्सपोनेंशियल, वो रुक जाएगा और इसकी स्टडी स्टेट में डिस्प्लेसमेंट को हम जिस इक्वेशन से दिखाते हैं वह होती है y = y0 sin ऑफ ओमेगा t - फाई। फाई यहाँ पर फेज डिफरेंस है, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन इस प्रकार से दी जाती है। y0 जो अधिकतम विस्थापन है उसको हम लिखते हैं f0 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4r² ओमेगा स्क्वायर, वेयर एज फाई और tan फाई = 2r ओमेगा बाई ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हमें y0 का मान मालूम है, y की समीकरण मालूम है। हम एनर्जी फोर्स ऑसिलेटर की निकालना चाहते हैं। फोर्स ऑसिलेटर की जो एनर्जी होनी है वो दो फॉर्म में होनी है, काइनेटिक और पोटेंशियल। हम काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों की एनर्जी एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं।
तो काइनेटिक एनर्जी के निकालने के लिए मुझे सबसे पहले उसका वेलोसिटी चाहिए। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर इज इक्वल्स टू, जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर लें, वो इस प्रकार से हो गया है। और अब उसकी काइनेटिक एनर्जी यानी 1/2 mv², तो जो वेलोसिटी का मान आपने निकाला है उसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी का मान आ गया है। आप इस समीकरण से देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का जो मान है वो मिनिमम 0 हो सकता है और अधिकतम 1/2 m² ओमेगा² हो सकता है। इसका अर्थ हुआ कि प्रणोदित दोलक की ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मान 0 से 1/2 m² ओमेगा² के मध्य परिवर्तित होता है। यदि हम इसका एवरेज वैल्यू निकालना चाहें, यदि हम एक दोलन के लिए दोलक की माध्य गतिज ऊर्जा निकालना चाहें, तो पिछले आर्टिकल में हमने जैसा किया था वही काम करना पड़ेगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फॉर्म होती है चूँकि एक आवर्तकाल के लिए निकाली जा रही है, इसलिए 0 to t kTt काइनेटिक एनर्जी का मान रखेंगे और इसे टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर एक इंटीग्रल का रिजल्ट आप ध्यान रखें कि जब हम इस तरह के टाइम पीरियड में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के इंटीग्रल निकालते हैं तो उनका मान 1/2 आता है, और यदि हम साइन थीटा का मान निकालें तो वह मान 0 आता है, और इस रिजल्ट को हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं। अतः एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मान रखा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिटरमाइन करने के लिए काइनेटिक एनर्जी का मान लिखा, और इसमें जो टर्म आ रही है 0 to t इंटीग्रल में cos² ओमेगा t माइनस फाई, इसका मान 1/2 हो गया। और इस प्रकार से हम इस समीकरण को हल करके एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मान निकाल रहे हैं 1/4 my0² ओमेगा²। इस समीकरण में जो प्रारंभ में आपको y0 का मान दिया गया है उसको आप लिख सकते हैं। अगर हम उसका प्रयोग करें तो समीकरण ए का परिवर्तित रूप इस प्रकार से हो जाएगा। स्मॉल f0 को हम कैपिटल F0 में कन्वर्ट कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अब आप देखिए इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों ही केस में हमने ओमेगा² को डिवाइड कर दिया है। तो एक्सप्रेशन किस प्रकार की हो गई है, 1/4 f0² m 1/ओमेगा0² माइनस ओमेगा² अपॉन ओमेगा प्लस 4r²। इस प्रकार की हमको एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मान मिल गया है। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन से कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली है यह जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा पर निर्भर कर रही है। अगर फ्रीक्वेंसी का मान 0 से बढ़ाया जाए, अर्थात लो फ्रीक्वेंसी रेंज लिया जाए ओमेगा लेस देन ओमेगा0, तो हम इस समीकरण से देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा। और इस एक्सप्रेशन से आप यह भी विचार कर सकते हैं कि यदि ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा0, इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज एट क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी लेवल, तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है उसका मान मैक्सिमम हो जाएगा। और यदि फ्रीक्वेंसी का मान ओमेगा0 से भी आगे करें तो हम देख सकते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मान कम होने लगेगा। और इस कारण से हमने इस काइनेटिक एनर्जी के मान के जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को इस ग्राफ में दिखाया है। और इस ग्राफ से हम ये दिखा रहे हैं कि एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा0 है जिस पर कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मान अधिकतम है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के मान में परिवर्तन हो रहा है, यह मिनिमम है, मैक्सिमम है, फिर दोबारा
मिनिमम होने लग रही है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी को पार करने के बाद, तो हम इसका जो अधिकतम मान है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। आप देखिएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए से हम कैलकुलस के सिद्धांत से ये जानते हैं कि यदि हमको मैक्सिमा और मिनिमा डिटरमाइन करना है तो मैक्सिमा और मिनिमा डिटरमाइन करने के बाद फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर देना चाहिए, और फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो करने के बाद जो भी रिजल्ट्स आता है उस रिजल्ट को हम सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ऐसा हम मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए कैलकुलस से सीखे हुए हैं। तो यदि हम मैक्सिमा निकालना चाहें तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए के फर्स्ट डेरिवेटिव को हम जीरो के बराबर करते हैं, और जब हम इसको जीरो के बराबर कर रहे हैं तो आप देखिएगा इक्वेशन के रिजल्ट किस प्रकार से हैं, इस प्रकार से 2 ओमेगा जीरो स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई माइनस एम ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा जीरो स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, और इससे जो रिजल्ट हमको प्राप्त हो रहा है वह रिजल्ट है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो। इसका अर्थ होता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि जब फोर्स ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी ओमेगा जीरो है तो निश्चित रूप से जो एनर्जी है, बल्कि मीन एवरेज एनर्जी है, वह अधिकतम है। अर्थात इस स्थिति में इस पार्टिकुलर आवृत्ति पर जो दोलक चाल है, जो दोलक चालक बल है, वह अधिकतम ऊर्जा का अवशोषण करता है। अर्थात ये अधिकतम ऊर्जा का अवशोषण की जो स्थिति है यह ऊर्जा अनुनाद कहलाएगी। तो ऊर्जा अनुनाद हमको जो मिल रहा है वो है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो पर मिल रहा है। अतः हम ओमेगा को ओमेगा जीरो से रिप्लेस कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट ए में जो हमें मान मिला है उसमें ओमेगा बराबर ओमेगा जीरो लिखते हैं, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मान की जो समीकरण है वो इस प्रकार से परिवर्तित होने लगेंगी। एफ जीरो स्क्वायर बाई 4m 1/4 आर स्क्वायर, हम जानते हैं लैम्डा बाई एम को हम 2r कहते हैं, जो फोर्स हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए लिखा है, और 2r इज इक्वल टू 1/τ कहलाता है। टॉ को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम ड्राइव कर सकते हैं, और इसका मान हो जाएगा एफ जीरो स्क्वायर बाई 4m टॉ स्क्वायर। यदि हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी को क्वालिटी फैक्टर में डिफाइन करना चाहें, क्योंकि पिछले व्याख्यान में हमने क्वालिटी फैक्टर का रिलेशन निकाला था, और क्वालिटी फैक्टर का रिलेशन था Q इज इक्वल टू ओमेगा जीरो टॉ। तो इस प्रकार से हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी को क्वालिटी फैक्टर में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक जो फोर्स ऑसिलेटर है उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली, उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली, और हमने ये देखा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मान किस प्रकार से फ्रीक्वेंसी के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो हमने उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मान निकाल लिया, जिसको कि हमने कहा कि यदि जो दोलक है वह चालक बल से अधिकतम ऊर्जा का अवशोषण करता है, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर करता है, और इस कारण से हमने उसको ऊर्जा अनुनाद का नाम दिया, एनर्जी रेजोनेंस बोला। और फिर हमने एवरेज एनर्जी को इन टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टॉ, इन टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, इन टर्म ऑफ डैम्पिंग कोफिशिएंट और इन टर्म ऑफ क्वालिटी फैक्टर भी 3 अलग अलग पदों में हमने इसको निकाल लिया है। बिल्कुल इसी प्रकार का जो कार्य है हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का जो मान है वो 1/2 के बाई स्क्वायर होता है। बाई का मान हमको ज्ञात है, अतः बाई का मान सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, और बाई का मान सब्स्टिट्यूट करेंगे तो समीकरण इस प्रकार से हमको प्राप्त होगी 1/2 m ओमेगा जीरो स्क्वायर बाई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t -5। अब हम इस समीकरण से देख रहे हैं
काइनेटिक एनर्जी की भांति पोटेंशियल एनर्जी का मान भी परिवर्तित हो रहा है। जीरो से लेकर के 1/2 m ओमेगा जीरो स्क्वायर बाई जीरो स्क्वायर के मध्य परिवर्तित है। तो एक टाइम पीरियड के लिए हम इसकी भी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल पूर्व की भांति जिस प्रकार से एक टाइम पीरियड के लिए किया था। आपको ध्यान होगा काइनेटिक एनर्जी का मान जिस प्रकार से हमने निकाला था उसी प्रकार से हम इसको भी कर सकते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर का टर्म आ रहा है, इस का मान इंटीग्रल करेंगे, मैंने आपको बताया है 1/2 होगा। और इस मान का प्रयोग करने पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी का मान प्राप्त होगा वो 1/4 m ओमेगा जीरो स्क्वायर बाई स्क्वायर हो गया है। आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी है। यदि आप दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी। और टोटल एनर्जी अगर हम प्राप्त करें तो उसका मान जो प्राप्त होगा वह मान 1/4 m ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जीरो स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमने टोटल एनर्जी ऑफ फोर्स ऑसिलेटर प्राप्त कर ली है। कल हम पावर रेजोनेंस को समझेंगे और पावर रेजोनेंस को समझने के बाद फिर हम LCR सर्किट पढ़ेंगे और उन दोनों टॉपिक्स के बाद फिर यह है प्रथम इकाई अपने पूर्ण हो जाएगी। इसको अब आप देखिएगा। धन्यवाद।